जो इन्फिल्ट्रेशन, जो आतंकवादी भारत के अंदर घुसते हैं वो हमेशा और हमेशा आर्मी के ऊपर अटैक करते हैं। 1947 के अंदर ये 77% मुस्लिम कश्मीर के अंदर आए। जब भारत का पार्टीशन हुआ था तब जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह था। विवाह के बाद जैसे ही शाह मीर कोटा रानी के पास जाता है, रानी आत्महत्या कर लेती है। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान का पहला वार 1947 में हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। ये पार्टीशन इतना सस्ता नहीं था। इस कम्युनल वायलेंस के अंदर लगभग 20 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। 1.5 करोड़ लोगों का घर बार छूट गया था। इसके पीछे क्या रीजन है, ये किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि जो इन्फिल्ट्रेशन, जो आतंकवादी भारत के अंदर घुसते हैं वो हमेशा और हमेशा आर्मी के ऊपर अटैक करते हैं। कभी उसके मिलिट्री कैंप के अंदर घुस जाते हैं, कभी उसकी कार्रवाई को उड़ा दिया जाता है, तो आम जनता का इस पर ज़्यादा असर नहीं होता है। एक सर्वे के हिसाब से पता लगाया जाए तो लगभग 20% पॉपुलेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टूरिज्म के ऊपर डिपेंड है। इस सब के ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे। पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर में कश्मीर का विवाद है क्या, कि क्यों एक आतंकवादी दूसरे देश से भारत के अंदर घुस के कभी फौजियों की कार्रवाई को उड़ा देता है, कभी आर्मी कैंप के अंदर घुसकर उसको फायरिंग खोल देता है, कभी घूमने आए सैलानियों पर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार देता है। अब ये आतंकवादी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आता है या फिर वहीं कश्मीर से खड़ा होता है, इस पर अभी प्रश्न चिन्ह रहेगा। जब देश आज़ाद हुआ था, भारत और पाकिस्तान 2 देश बन गए थे। उस समय कश्मीर के अंदर सिर्फ 20% पॉपुलेशन हिंदू थी, 77% मुस्लिम और रेस्ट 3% अदर रिलीजन थे। और अब 2025 के अंदर सिर्फ 2% हिंदू ही वहाँ रह गए हैं। सन 1947 के अंदर ये 77% मुस्लिम कश्मीर के अंदर आए कहाँ से, जबकि भारत के अंदर ये मुस्लिम पॉपुलेशन 1950 के अंदर अप्रोक्सीमेटली 9% थी। पूरे भारत के अंदर 9% और अकेले कश्मीर के अंदर 77%। क्यों और कैसे? इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जब कश्मीर के अंदर एक भी मुस्लिम नहीं था, सब लोग हिंदू थे। वहाँ की कॉमन लैंग्वेज भी संस्कृत थी। लेकिन सन 1324 ईस्वी के अंदर सैयद सरफुद्दीन अब्दुल रहमान सुहरावर्दी उर्फ बुलबुल शाह, एक सूफी मिशनरी कश्मीर के अंदर एंटर होता है और जाके वहाँ के राजा से मिलता है। उस समय कश्मीर के ऊपर बौद्ध धर्म को मानने वाला राजा रिंचन शाह का राज था। ये लोहारा डायनेसिटी से संबंध रखते थे, जिन्होंने कश्मीर के ऊपर 1003 से लेकर 1320 ईस्वी तक राज किया, जिनकी कॉमन लैंग्वेज संस्कृत थी। इससे और पीछे अगर 1000 साल तक भी जाएं, तब भी वहाँ पर किसी मुस्लिम का नामो निशान नहीं था। लेकिन जो सूफी मिशनरी सैयद सरफुद्दीन अब्दुल रहमान सुहरावर्दी यानी बुलबुल शाह जी, किंग रिंचन शाह को धीरे धीरे करके बौद्ध धर्म से इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करवा देते हैं और ऐसे करके कश्मीर के अंदर इस्लाम की एंट्री हो जाती है। जब किसी क्षेत्र का राजा किसी धर्म के बारे में बोलना शुरू करता है, उसके सगे संबंधी, उसके विशेष लोग जो भी होते हैं, वो सब लोग धीरे धीरे करके कन्वर्ट हो जाते हैं और बाद में धीरे धीरे करके वहाँ की आम जनता भी उस धर्म को स्वीकार करना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि राजा रिंचन शाह के जो लड़का पैदा होता है वो उसका नाम भी हैदर खान रख देते हैं। अब कुछ समय बाद राजा रिंचन शाह यानी सुल्तान सदरुद्दीन शाह, जो कि कन्वर्जन के बाद अपना नाम भी बदल लेते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तब हैदर खान को किंग बनाया जाता है। वो उस समय बच्चा होता है और सही से राज्य संभाल नहीं पाता है। रानी कोटा यानी हैदर की माँ सिंहासन संभालती है। उसी समय शाहमीर नाम का एक व्यक्ति जो उस समय स्वेत वैली से आता है, स्वेत वैली भी पाकिस्तान के अंदर है, वो उस समय ट्रेड करता होता है और राजा से उसकी काफ़ी नज़दीकियाँ होती हैं। राजा के मरने के बाद उसके सिंहासन पर, उसके राज पर कब्जा कर लेता है और फोर्सफुली रानी से शादी कर लेता है। कुछ लोग शाहमीर को टर्किश या पर्शियन भी बताते हैं। विवाह के बाद जैसे ही शाहमीर कोटा रानी के पास जाता है, रानी आत्महत्या कर लेती है। शाहमीर एक सुन्नी मुसलमान था। जिस राज्य के अंदर एक भी मुस्लिम नहीं थे, वो अब धीरे धीरे करके बुलबुल शाह और उसके लोगों द्वारा इस्लाम धर्म का प्रचार जारी रखते हैं। वहीं इनके बाद सीधा मुसलमानों का राज रहता है और धीरे धीरे करके हिंदू कम होते चले गए, मुस्लिम बढ़ते चले गए और 1947 आते आते सिर्फ 20% हिंदू ही रह गए, जो कि पार्टीशन के समय उसके बाद होने वाले दंगों की वजह से
उनको भी कश्मीर खाली करना पड़ा, और वे लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया ये वो लोग थे। जैसे 13वीं शताब्दी के अंदर कश्मीर के अंदर एक भी मुस्लिम धर्म को मानने वाला, इस्लाम को मानने वाला नहीं था, आज 2025 में वहाँ पर 99% लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं। और इसके साथ में उस समय वहाँ पर बुद्धिस्ट लोग थे, हिंदू लोग थे, लेकिन आज ऐसी कंडीशन कंपैरिजन की जाए इंडोनेशिया के साथ में, इंडोनेशिया में आज 87% लोग इस्लाम को मानने वाले हैं। उसी के कंपैरिजन अगर 13वीं शताब्दी में की जाए तो वहाँ पर उस समय हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को मानने वाले लोग रहा करते थे, लेकिन 13वीं शताब्दी में एक ट्रेडर ने वहाँ जाके धीरे धीरे करके इस्लाम का प्रचार शुरू किया और आज वहाँ पर 87% लोग मुस्लिम कन्वर्ट हो चुके हैं। जैसे ही 1947 के अंदर इंडिया के अंदर सिर्फ 9% लोग मुस्लिम थे, आज 23% से ऊपर आबादी मुस्लिम हो चुकी है। तो ये इसके पीछे क्या रीजन है, ये पूरा का पूरा कन्वर्जन कैसे होता है, क्रिश्चियनिटी कैसे आ रही है, कैसे फैल रही है पूरी दुनिया के अंदर, धर्म का प्रचार कैसे हो रहा है, वो सारा किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसके अंदर हमें डिटेल से इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे धर्म का कन्वर्जन होता है, कैसे अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाया जाता है और इसको बढ़ाने के पीछे क्या रीजन है। जब भारत का पार्टीशन हुआ था तब जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह था। पार्टीशन के समय कुछ रियासतें भारत के साथ शामिल हो गई थी। ऐसे ही राजा हरि सिंह ने भी अपनी बात को विचाराधीन रखा था, लेकिन उसके बाद 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के आक्रमणकारियों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया। तब राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर को भारत में शामिल होने पर सहमति दिखाई और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे। भारत सरकार कश्मीर के लोगों के लिए क्या क्या स्कीम लेकर आती है, क्या क्या स्कीम अभी लागू हो रही है, वो सब आप गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान धीरे धीरे भारत के अंदर अस्थिरता लाने की कोशिश करता रहता है और ये कोशिश वो अपने दम पर नहीं करता, कुछ और ताकतें उसकी मदद करती हैं ताकि भारत को आगे बढ़ने से रोका जा सके। अब ये कहानी बताने के बाद भी ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर इनकी लड़ाई किस बात को लेकर हो रही है। पूरे तथ्यों को देखते हुए और इतिहास को खंगालने के बाद तो यही प्रूव होता है कि कश्मीर शुरू से ही हिंदुओं का रहा है और जो लोग वहां रहने वाले हैं वो मुस्लिम ना होकर हिंदू ही थे। ये सारी बातें हम रिपोर्ट्स और फैक्ट्स पर छोड़ते हैं, इसमें मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है। ये कुछ ऐसे ही होता है जैसे एक शराबी को पैसे वाला व्यक्ति शराब पिलाकर और किसी दूसरे व्यक्ति के घर में जाके लड़ाइयाँ करवाता है या उसे गालियाँ दिलवाता है, तो उससे शराबी का क्या असर होता है वो आप जानते ही हैं। शराबी की पिटाई होती है, उसको पुलिस में रिपोर्ट होती है, जो भी नुकसान होता है वो शराबी का होता है। ऐसे ही जैसे पाकिस्तान की हालत होती है, पाकिस्तान अपनी जनता के लिए काम ना करके बाकी मुल्कों के लिए काम करता है और अपने मुल्क को धीरे धीरे करके कमज़ोर करता जा रहा है।